जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिटी में न्यायपालिका लेके हाजिर हुए हैं। जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। आज इसमें प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाया हूँ, कुछ बहुत सारे काम आ गए थे अचानक से, जिस वजह से पीपीटी तैयार नहीं हो पाई है। तो यहाँ केवल हम आज इससे संबंधित कुछ सामान्य लेक्चर हो जाएगा। संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, वेतन भत्ते क्या होते हैं, अधिकारिता क्या होती है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, इन सब से संबंधित काफ़ी चीज़ों को यहाँ देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो कंप्लीट न्यायपालिका पे हो जाएगी। उसमें आपके उच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालय भी हो जाएगा कंप्लीट, उसमें लोक अदालतें वगैरह सब उसमें ले ली जाएंगी। इसके अलावा जो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं सामान्यतः वो सारे उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या है कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें सर्वोच्च स्तर पे हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। ये 3 स्तर इस तरह होते हैं। सर्वोच्च स्तर पे आपके सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर आपके हाई कोर्ट आते हैं, फिर आपके जिला न्यायाधीश और जो है अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो ये 3 स्तरीय संरचना हमारे यहाँ पाई जाती है न्यायालय की, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय लिखा हुआ है। तो इनसे क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप से हायर जुडिशरी बोला जाता है, उच्चतर न्यायपालिका बोला जाता है। और वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर निम्नतर न्यायपालिका या लोअर जुडिशरी बोला जाता है, या अधीनस्थ न्यायपालिका सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोला जाता है। यहाँ निम्न जो न्यायपालिका होती है यानी कि जो जिला स्तर सत्र स्तर पे होती है, इसमें क्या होता है कई उप स्तर पाए जाते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। सभी निम्नतर न्यायपालिका प्रशासनिक दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो भी नीचे की न्यायपालिकाएं होती हैं, जो भी न्यायालय होते हैं, वो क्या करते हैं, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, ठीक है। और उनके निर्णयों में उनके जो निर्णय वगैरह होते हैं वो सभी उच्च न्यायालय की निगरानी में लिए जाते हैं। उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं न्यायिक दृष्टि से, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो प्रश्न सीधे यहाँ से भी बन सकता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि न्यायिक दृष्टि से ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय होते हैं ये न्यायिक दृष्टि से उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका होता है उस पर उच्चतम न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता। उस मामले में ये स्वतंत्र होते हैं कि प्रशासनिक कार्य कैसे करना है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की कोई गाइडलाइन काम नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णय को बदला जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो उच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की भी किया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक स्तर पे जो उच्च न्यायालय होते हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं उच्चतम न्यायालय से, लेकिन जो न्यायिक कार्य होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, उनका ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी चीज़ें उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में की जाती हैं। न्यायपालिका के अलावा कुछ और ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अधिकरण होते हैं। किसी विशेष विभाग, विशेष अधिनियम को देखने के लिए इन्हें स्थापित किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस है एनजीटी, ठीक है। एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसका काम क्या होता है कि पर्यावरण से संबंधित अगर किसी तरह की समस्या आती है, 2010 में इसे स्थापित किया गया था, अगर इससे संबंधित कोई समस्या आती है तो इसमें ये सुनवाई किया जाएगा इस अदालत द्वारा उसका। इसके इन सबको स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता था, जो हमारी बाकी अदालतें हैं, मुख्य अदालतें हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन है, इतना बोझ है पहले से कि और इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य को देखने में बाकी सारे कार्य लंबित हो जाएंगे। तो उनके निलंबन को, उनके लंबित होने को बचाने के लिए, उनमें हो रही देरी से रोकने के लिए इस प्रकार के विशेष न्यायालयों का गठन कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह आता है, कोई फोरम है, कोई बोर्ड है, कोई आयोग है, ठीक है। तो ये क्या होता है,
अधिकरणों की तरह ही ये भी होते हैं। और जैसे नदी जल प्राधिकरण है, नदी विवाद अगर कोई आता है, जैसे एक नदी कोई है, एक से अधिक राज्यों में बह रही है, उनके बीच जल को लेकर कोई विवाद आता है, तो वहाँ पे नदी विवाद प्राधिकरण का बनाया जाता है, नदी जल विवाद प्राधिकरण बनाया जाता है, जल बोर्ड बनाए जाते हैं जो इन प्रकार के विशिष्ट प्रकार के विवादों को निपटारा करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं न्यायालय। न्यायपालिका के प्रयोगों में कुछ आधुनिक अधिकरण विकसित हुए हैं, या कहा जाए तो कुछ नए स्वरूप में सामने निकल के आए हैं, जैसे लोक अदालतें। ठीक है, इन सब के विषय में डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल चर्चा कर रहे हैं। लोक अदालतें, उपभोक्ता अदालत जो कंज्यूमर फोरम होता है, पहले बहुत टीवी पे ऐड वगैरह आता था इसका। बाल किशोर न्यायालय, ठीक है, बच्चों से किशोरों से संबंधित कोई मुकदमा होता है, कोई केस होता है तो उनकी जल्दी सुनवाई हो, इसके लिए इनका गठन कर दिया गया। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोई बहुत जो है जैसे कोई ऐसा केस है जिसका निर्णय आना बहुत जरूरी, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है, नाम से जैसा पता चलता है निर्णय जल्दी दिया जाता है। इसके अलावा मोबाइल कोर्ट वगैरह की व्यवस्था की गई कि क्या होता है कि अदालत न्याय आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि मोबाइल अदालतें बनाई गई। उसमें क्या होता था कि जो न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं, वे समस्या तक पहुंचते हैं, खुद जाते हैं वहां तक, और जगह जगह पे पंचायत लगती है, वहां उनको जो है निदान किया जाता है। ई अदालतें इसी तरह, ग्राम न्यायालय इसी तरह, तो विभिन्न प्रकार के न्यायालय के स्वरूप हुए। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारे यहाँ न्यायालय है वो 3 स्तरों पे है, एक संघीय स्तर पे है, एक राज्य स्तर पे है, और एक पंचायत स्तर निम्न स्तर पे है, जिला स्तर पे है। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहले हम संघीय स्तर पे देख लेते हैं। तो जो हमारी संघीय स्तर पे है उस न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, या उच्चतम न्यायालय भी कह दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों एक ही चीज़ है, तो ये कह दिया जाता है। संवैधानिक प्रावधान अगर इनका देखें तो भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। इनके दौरान क्या है, 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उनकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि प्रश्न यही डाल दे कि निम्न विकल्पों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है या नहीं है, तो यह भी पूछा, या भाग पूछ ले किस भाग में है, तो भाग 4 124 से 147 तक। ठीक है, यहाँ उसके बाद कह रहे हैं कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सलाह की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि अगर आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय के पास कोई ऐसा विषय आता है जिस पर उन्हें कानूनी सलाह की आवश्यकता है, तो हमारे पास अटॉर्नी जनरल तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमें और भी ज़्यादा संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न फंस जाता है तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें सलाह देंगे, लेकिन यह सलाहकारी, ध्यान देने वाली बात है, बाध्यकारी नहीं होती है, सलाहकारी प्रकृति की ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं, गठन की बात कर लेते हैं। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, जो स्ट्रक्चर है उसका क्या है, यहाँ देखते हैं। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124 के उपभाग 1, 124 के उपभाग 1 में बताया गया है, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, एवं उसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। अर्थात यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर जब समय बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, विवाद बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोड बढ़ रहा है, वर्क बढ़ रहा है, कार्य बढ़ रहा है, मुकदमे बढ़ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में न्यायाधीशों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति के लिए संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है, और संसद की शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल सकारात्मक वृद्धि कर सकती है, जो 7 संख्या निर्धारित, इससे कम तो नहीं कर सकती, अधिक चाहे जितना कर ले। ठीक है, ये चीज़ है। मुख्य न्यायमूर्ति को लेके, यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या 8 थी पहले। ठीक है, समय द्वारा इन्हें बढ़ाया गया समय समय पे, इस समय 31 हैं मुख्य न्यायाधीश को लेते हुए।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज क्या है, तो यहाँ देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 124(2) में, ठीक है, 124(2) में नियुक्ति की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पहले जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होंगे, और उच्च न्यायालयों के, ठीक है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उनसे परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र, मुहर सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो यह लंबी प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया होती है, आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह मशविरा के बाद ही यह इस प्रकार की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है, ठीक है। अनुच्छेद 124(2) में ही एक चीज़ बताया गया, जो परामर्श है, जो कंसल्टेंट है का तात्पर्य है, कंसल्टेशन का तात्पर्य है सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं है, बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कई न्यायाधीश यानी कि कई सदस्य होना चाहिए, कई सदस्यों से परामर्श होना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से, ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होंगे और 4 जो सुप्रीम कोर्ट के और न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उनके परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाती है। यानी कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी उसमें चीफ जस्टिस होंगे, उसके अलावा 4 और न्यायाधीश होंगे, और इनके द्वारा जिन सदस्यों का नाम सुझाया जाएगा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, ठीक है, उन्हीं की नियुक्ति की जानी है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें है कि इस मंडल में, यानी कि जो सीजेआई और जो 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, इनमें भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्यतः शामिल होने चाहिए। मतलब सीनियरिटी के आधार पर होता है, तो एक उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए इन चारों में, इन 5 के बीच में, यानी कि एक चीफ जस्टिस को, बाकी 4 अन्य। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, वरिष्ठता के संदर्भ में बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार, जो उम्र में वरिष्ठ होते हैं, अनुभव में वरिष्ठ होते हैं, उन्हीं को बना दिया जाता है, सामान्यतः उम्र देखा जाता है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पे जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव किया गया था एक समय, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक से घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ एक ध्यान देने वाले, कोलेजियम है क्या आखिर, प्रश्न उठना चाहिए और जानना चाहिए आपको, क्योंकि कोलेजियम से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है नियुक्ति के संदर्भ में, और कुछ चीज़ें न डाल के केवल कोलेजियम लिख देता है। कोलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होती है, ठीक है। ये कोलेजियम क्या है, एक मंडल होता है, एक सदस्यों का एक समूह होता है, ठीक है। इसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मंडल की आम सहमति होनी चाहिए, यानी कि चारों में से जो है 4 की सहमति आवश्यक है, ठीक है। अगर इनमें से 2 सदस्य भी असहमति जताते हैं तो उन न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती। 5 में से अगर 2 सदस्य भी किसी के नाम को लेकर असहमति जताते हैं तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, यानी कि किसी भी नाम पे 4-5 की सहमति होना आवश्यक है। कोलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होता है, यानी कि यहाँ पर उनका भी निर्णय शामिल माना जाएगा। अब ये देखते हैं कि न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या होती हैं, योग्यताएं क्या होती हैं। तो इसका जिक्र कहाँ किया गया, अनुच्छेद 124 के उपभाग 3 में, ठीक है। न्यायाधीशों की योग्यताओं की बात की गई है, क्वालिफिकेशन ऑफ जज की बात की गई है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहली चीज़ तो भारत के नागरिक होने चाहिए, बिल्कुल। उसके अलावा किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में या
ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, 5 वर्षों तक लगातार वो जज के पद पे रहे हों। ठीक है, 2 या अधिक न्यायालयों में, ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में उससे किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। अगर यह योग्यता नहीं पूरी हो रही तो क्या हो, 10 वर्षों तक वो कहीं वकालत किए हों, यह भी एक योग्यता मानी जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक और योग्यता है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होने चाहिए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कोटि के जो है कानून के ज्ञाता होने चाहिए, यह भी एक योग्यता में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं मुख्य रूप, 2 ही चीज़ें हैं ले देके। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए पहले। दूसरा चीज़ क्या है कि उन्हें या तो 5 साल तक वो जज रहे हों, जज के पद पे कार्य किए हों, या 10 साल तक वकील रहे हों। और दूसरा, राष्ट्रपति के नज़र में विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र, मान लीजिए आप उपरोक्त सारी पूरी कर लें, भारत के नागरिक भी हों, 5 से 10 साल किए भी हों, लेकिन राष्ट्रपति अगर नहीं समझ रहे हैं तो नहीं माना जाएगा, वहाँ एक माना जाएगा कि ये कहीं कहीं बाध्यता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उसके ऊपर के किसी पद पर रहे हों। ठीक है, तो भी माना जाएगा कि वो उसमें गिना जाएगा उनके। न्यायाधीशों की शपथ की अगर बात कर लेते हैं, ओथ की, तो अनुच्छेद 124 के उपभाग 6 पूछा नहीं जाता इतना डिटेल, बस इतना पूछा जाएगा कि किसमें क्या कहा है। 124 में बता दिए आपको, 125 बता देंगे, 126 जहाँ जहाँ जरूरी है, 143 बता देंगे, ये सारी चीज़ें, 128 बता देंगे जो महत्वपूर्ण है, बस वही। तो शपथ की बात कर लेते हैं, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। ये पहली चीज़ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, भारत के, सॉरी क्या बोल गया मैं, राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट जी होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष भी शपथ ली जा सकती है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है और भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने का भी वचन दिया जाता है। अब इनका कार्यकाल की बात कर लेते हैं, तो कार्यकाल के संदर्भ में क्या बातें हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, हालांकि एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है इनके। ठीक है, तो यह प्रश्न अगर पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें लिख दें कि संविधान के अनुसार या संविधान में बताया गया है, तो याद रखिएगा संविधान में इनके कार्यकाल के विषय में संविधान मौन है, संविधान ने इनके कार्यकाल के विषय में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, राष्ट्रपति को वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, अगर उन्हें मन हो कि नहीं अब हमें रिटायर होने की इच्छा है, अब हम बहुत सेवा कर लिए, तो राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया। हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या चीज़ें दी गई हैं, तो हटाए जाने की प्रक्रिया देखें तो अनुच्छेद 124 के भाग 4 उपभाग 4 और 24 के ही उपभाग 5 में इसका जिक्र किया गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है महाभियोग। मैं पहले बोल चुका हूँ महाभियोग। ठीक है, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, 124(4) में इनके हटाए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हालांकि महाभियोग संविधान में शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसका उल्लेख है। ठीक है, संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। 124 के 5 में कहा गया है कि संसद ऐसा कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत, ठीक है, चूंकि इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है सदन में और दोनों सदनों से उसे पारित होना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही इनको हटाए जाने की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत है संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, यानी कि इनके हटाए जाने की प्रक्रिया राज्यसभा में भी प्रारंभ की जा सकती है, लोकसभा में भी प्रारंभ की जा सकती है। लोकसभा से यदि शुरुआत होती है, यदि लोकसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है इनको हटाने की, तो उसमें क्या होगा कि लोकसभा की शुरुआत होते 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पर। ठीक है,
उसमें क्या होगा कि 100 सदस्य जो है उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, और अगर राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और अध्यक्ष सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है, यानी कि इतने सदस्य उस पे प्रस्ताव पे साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद वे अपना उसको अध्यक्ष या सभापति को देंगे। लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को देंगे यह प्रस्ताव। उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर 3 व्यक्तियों की समिति गठित करते हैं। ठीक है, अगर आपने उनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया, मान लीजिए आपके पास 100 सदस्य पूरे हो जाते हैं, आपने एक प्रस्ताव दे दिया अध्यक्ष को। ठीक है, अब अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, 3 व्यक्तियों की समिति गठित करेंगे, और ये 3 व्यक्ति होंगे कौन, ये जानना जरूरी है थोड़ा सा आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, पहला ये व्यक्ति होगा, CJI होगा। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होगा किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, वहाँ चीफ जस्टिस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, और एक परंपरागत विधिवेत्ता होना चाहिए, एक विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, तो एक जो है विधि विशेषज्ञ भी होना चाहिए। ये 3 व्यक्ति इस चीज़ की जांच करेंगे कि हाँ, इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो क्या सही क्या गलत। अब इन 3 व्यक्तियों की समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी नहीं पाती है तो यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तीनों व्यक्ति जांच करेंगे उस चीज़ की, और अगर वह जांच फर्जी पाई गई कि हाँ इन्होंने कोई किसी प्रकार का कदाचार नहीं किया है तो जांच वहीं समाप्त कर दी जाएगी। यदि दोषी पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा, और अगर उनको दोषी पाया जाता है तो उसको सदन में प्रस्तुत किया जाएगा फिर से, जो रिपोर्ट बना के उन्होंने तैयार किया है। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के, ध्यान रखिएगा, बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। यानी कि जब वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग, ठीक है ध्यान रखिएगा, अलग अलग उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर पास हो गया तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उनकी सहमति के लिए। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करेंगे कि हाँ आपको हटाया जाता है। तो इस प्रकार से न्यायाधीश को हटाए जाने का ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये चलती है। ठीक है, अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित ही नहीं हो पाया। हालांकि ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, न्यायाधीशों की बड़ी सम्मानित पदवी होती है और उनके संदर्भ में ऐसा सामान्यतः नहीं देखा जाता है। ठीक है, हमें भी सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगला क्या है, वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं। तो 125(1) में इनके संदर्भ में बताया कि यह वेतन निर्धारित किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का, जो संसद द्वारा निर्धारित करे, संसद के ऊपर निर्भर करता है। इनको मिलने वाले वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का उल्लेख 125(2) में किया गया है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम माह के वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में पाते हैं, जो सामान्यतः सम के साथ होता है। ठीक है, और इनमें जो है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि में कार्यों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी जान लीजिए कि अनुच्छेद 360 जब लगता है, इमरजेंसी की बात है, राष्ट्रीय आपात की, वित्तीय आपात की बात होती है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात करता है। ऐसी अगर घोषणा हुई है तो इनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में ही की जा सकती है। और इनकी जो आय होती है, न्यायाधीशों की जो आय होती है, यह क्या होती है, इनकम टैक्स इस पर नहीं लगता। जो न्यायाधीशों की आय होती है इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, आय कर से मुक्त होती है इनकी। अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति देख लेते हैं। ये तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 127 यहाँ जानना है। अनुच्छेद 127, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ यानी कि एडहॉक आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि गणपूर्ति की बात हम पहले कर चुके हैं, जब संसद पढ़ा रहे थे तो वहाँ देखा था हम लोगों ने, एक निश्चित संख्या अगर पूरी नहीं हो रही है, एक वैसी आवश्यक संख्या जो कार्रवाई चलाने के लिए आवश्यक होती है, वह न्यूनतम संख्या जो कार्रवाई के लिए आवश्यक हो, उसे गणपूर्ति कहा जाता है, कोरम।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक पे, यानी कि फिर एडहॉक पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एडहॉक पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करता हो, ठीक है, जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करता हो। कौन सी अर्हता? 5 साल या 1 या 2 राज्यों में जज रह चुके हों, या 10 साल वकालत कर चुके हों, ठीक है, या और विधि विशेषज्ञ हों, तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है तदर्थ न्यायाधीश। उसके अलावा ऐसा किसी न्यायाधीश के स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पाने की स्थिति में होता है। और तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं? जब किसी न्यायाधीश का स्वास्थ्य खराब हो या अन्य किसी कारण से वो अपने कार्य में करने में सक्षम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु इसके लिए उन्हें 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी से भी एज एडहॉक पे कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखित जो है उनसे बोल सकते हैं, लिखित अनुरोध कर सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए हमारे साथ काम कर लीजिए एडहॉक के तौर पर। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली है, राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। अब यूँ ही नहीं कि आप किसी को भी अपने रिश्तेदार किसी को उठाए और तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए, नहीं, राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। दूसरी, उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा जहां से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है। ठीक है, आप जिस न्यायालय से उठा रहे हैं उनको, वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना होगा कि देखिए हमें कुछ दिनों की ज़रूरत है, आप अपने न्यायालय से अपने हाई कोर्ट से किसी व्यक्ति को दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ के जब तक चीफ जस्टिस नहीं अलाउ करेंगे आप नहीं ले सकते। तो ये 2 शर्तें चाहिए तदर्थ न्यायाधीश के लिए। इसके अलावा क्या है, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होते हैं तब उसे भी, यानी कि उन्हें भी सभी अधिकार शक्तियां वही प्राप्त होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं तो उन्हें सारी सुख सुविधाएं वही मिलती हैं, या जब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं तो भी उन्हें सारी चीज़ें राष्ट्रपति की ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखते हैं सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी कि जो रिटायर्ड हैं जज, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 128 की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 128 में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आदेश की बात कहीं नहीं हुई है, अनुरोध ही बार बार बात हो रही है। ठीक है, तो उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, अनुरोध ही किया जा सकता है। तो अल्पकाल के लिए किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हत है, यानी कि उसमें भी योग्यताएं सारी होनी चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में उनको भी जो है नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीशों से लिखित अनुरोध कर सकता है। बार बार बता रहा हूं आपको, राष्ट्रपति जी की अनुमति जरूरी है। ऐसे प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश पे भी प्रश्न बन चुके हैं परीक्षाओं में, आयोग में। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए जरूरी है कि वह मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध के प्रति अपनी सहमति दें। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों के मामले में ऐसी बाध्यता नहीं है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों के मामले में ऐसी बाध्यता नहीं है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में हैं तो भी वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माने जाते हैं, हालांकि वह न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी अधिकारों और विशेषाधिकार का हकदार होते हैं। ठीक है, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश का अगर आपको याद होगा तो माने जाते हैं। ठीक है, वो सारे अधिकार शक्तियां विशेषाधिकार वही उन्हें मिले होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते राष्ट्रपति जी के द्वारा तय होते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें अन्य न्यायाधीशों की तरह ही सारी चीज़ें मिले, जबकि तदर्थ न्यायाधीश में मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति क्या होती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये क्या होते हैं? इनका जिक्र अनुच्छेद 126 में किया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी यानी कि जो एक्टिंग चीफ होते हैं मुख्य न्यायमूर्ति, उनकी बात की जा रही है। तो क्या है, यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ हैं, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। तब तक मुख्य न्यायमूर्ति पुनः अपने पद को ग्रहण न कर लें, जब तक, ठीक है, ये तब तक कार्य करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने के बाद जब तक मुख्य न्यायमूर्ति
अपने पद पर पुनः नहीं आ जाते। अब तक तय हो चुका है कि मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उस पद पर बैठेगा। यानी कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं सामान्यतः अभी वरिष्ठ ही बनाए जाते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को बना दिया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगला नंबर उन्हीं का होता है न्यायाधीश बनने की। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखा, एक बार मैं इस चीज़ को वो कर रहा हूँ। हमने न्यायपालिका का विभिन्न स्तर देखा, संघीय न्यायपालिका देखा, उसमें सर्वोच्च न्यायालय देखा, उसका गठन देखा, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई उसको देखा, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया देखा, कोलेजियम व्यवस्था देखा, न्यायाधीशों की अर्हताएं देखा यानी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, न्यायाधीशों की शपथ देखी, ओथ देखा, न्यायाधीशों का कार्यकाल देखा, टेन्योर ऑफ जज देखा, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया देखा हमने, ठीक है, महाभियोग, वेतन भत्ते वगैरह देखे। उसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश देखा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति देखा। इसके अलावा कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये चीज़ें हमने आज इसमें कवर किया इस वीडियो में। अब अगली जो वीडियो हमारी होगी मैं बताया हूँ उसमें सारी न्यायालय कंप्लीट कर लेंगे, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट होंगे, उसके अलावा उससे संबंधित प्रश्नों को भी एक साथ कवर कर लेंगे। मैक्सिमम कोर्स देखिए वो वीडियो बड़ी ही हो जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है 50-55 मिनट की वीडियो बनने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।